आज से आपको इस चैनल पे एडू की जितनी भी टेस्ट सीरीज है या फिर उससे संबंधित जो भी जानकारी है इस चैनल पे आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 बनाएंगे, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो हाई होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस जैसा कि आपको पता है कि एडू का एग्ज़ाम पहली बार बिहार स्तर पे लिया जा रहा है और इसके जो इससे संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वो भी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा अलग अलग प्रकार से दी जा रही है। तो उसी से जितने भी प्रीवियस ईयर में जिस टाइप का क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछते आ रहा है उसी का एक कंपाइल जो फाइल के फॉर्मेट में है उसी से संबंधित एक टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट है जो मैं आज आपके सामने लेकर के आई हूँ, जिसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। कुम्हरार जो स्थल संबंधित है प्राचीन में किस चीज़ से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि कुम्हार या फिर कुम्हार पार्क जो भी पटना में या रहते हैं या फिर जो बाहर से आते हैं पर्यटन स्थल के रूप में भी कुम्हार पार्क का नाम जाना जाता है, तो ये पाटलिपुत्रा से संबंधित है। ठीक है, अब हम प्रश्न 2 पे जाते हैं। प्रश्न 2 पूछ रहा है आपसे कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, तो आप बता सकते हैं कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले बजट सेशन शुरू हुआ था, बजट प्रस्तुत किया गया था पार्लियामेंट में। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जो भी पॉलिटी का जो स्टूडेंट या फिर पॉलिटी थोड़ा बहुत भी जानते हैं उन्हें पता होगा कि कब से इसे लागू किया गया था। आपको पता होगा कि 46वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, लेकिन वो उस समय लागू नहीं हुआ था। इसे लागू किया गया 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया। आप ध्यान से याद रखिएगा कि इसे लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। और एक और चीज़ इसको जरूर से याद रखिएगा कि ये जो अनुच्छेद 21 क है, यानी कि 21A में जिसको जोड़ा गया है, जिसमें आपको जीवन का अधिकार जो है वो प्रदत्त है और उसमें जो है राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से पढ़ाएगा, मतलब निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। उसमें है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान दिया गया है। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति शासन एक होता है, और एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल। तो आपका जो इसमें पूछ रहा है राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आपका अनुच्छेद 352 में है। आप इसको ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हैं कि 352 में है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, फिर उसमें आप ऐड करिएगा तो 356 4 ऐड करिएगा तो आपको 356 में क्या है आपका, वो है आपका राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। फिर उसमें 4 ऐड कर दीजिएगा तो 360, यानी उसमें वित्तीय आपातकाल है। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5वां है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। अब बताइए, ये आपका साइंस से क्वेश्चन है, आप इसको बता सकते हैं। सप्तऋषि है, मृग है, वृश्चिक है, वृष है, कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका जो आंसर है सप्तऋषि है। सप्तऋषि जो तारामंडल है वो ध्रुव तारा की ओर संकेत करता है और इससे आपको पहचानने में मदद मिलता है कि कौन सा ध्रुव तारा है। और आपको पता होगा कि 24 घंटा जो है इसका इस तारा का जो आकाश में स्थिति है वो एक ही रहता है, वो बदलती नहीं है। जैसे बाकी तारे का जो स्थान होता है वो परिवर्तित होते रहता है, लेकिन ध्रुव तारा का जो स्थान है वो परिवर्तित नहीं होता है। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? ये जानकारी सबको है कि क्षेत्रफल के जो आधार पर है वो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन अगर क्रम वाइज आ जाए तो उसमें हम क्या बता सकते हैं? उसका जो आंसर है सबसे पहला स्थान पे राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। ये तीनों लगातार क्रम में है, इसे जरूर से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन। बहुत बार ऐसे बीपीएससी के जितने भी हो गए आपके डीएसओ या ए का पेपर हो गया या फिर एएसओ का पेपर हो गया, इस तरफ में आप देख सकते हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में भी इस तरह का प्रश्न आ चुका है। फिर 7वां क्वेश्चन है, भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो भी बुक से रिलेटेड जो भी होता है उसमें आपको इम्पोर्टेंट बुक याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में। तो इसका जो है विंसेंट आर्थर स्मिथ है, जिसको आपका शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है जो ऑप्शन डी है वो है वीए स्मिथ। ठीक है,
इनको बस डायरेक्टली याद कर लेना है, इसके मतलब डीपली नहीं जाना है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर से बस आते हैं और उसमें ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके डाल सकते हैं, मतलब आंसर दे सकते हैं और अपना नंबर ले सकते हैं। खैर, अब हम आ जाते हैं 8वें प्रश्न पर। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, चीनी और निर्माण। आपको एक चीज़ पता होगा कि आपका जो इसमें बीपीएससी का एक खासियत है कि आपको ऑप्शन ई 5वां भी मिलता है, जिसमें होता है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इसमें से कोई नहीं। ये जो होता है, ये जो डिलेमा का सिचुएशन क्रिएट कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत ही होगा, बहुत से लोग इस ऑप्शन को मारने से कतराते हैं कि मेरा मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आंसर हो सकता है। आपको पता है कि फूड प्रोसेसिंग में बिहार का जो स्थान है वो बहुत ही अभी हाल फिलहाल में बहुत ही डेवलप हुआ है। या फिर आपका दूध उत्पादन हो गया, या फिर चीनी के उत्पादन। चीनी का एक तरफ से आप अगर इतिहास में देख रहे हैं, मतलब जो बिहार का इतिहास रहा है उसमें चीनी का जो है वो उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने पर होता था। आपको पता होगा कि छपरा मढ़ौरा रीजन में अभी भी चीनी मिल की जो स्थिति है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं आपको बता सकते हैं। फिर निर्माण में भी, आपको कंस्ट्रक्शन में भी बिहार की स्थिति बेहतर है, तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका ई होगा। ठीक है, अब हम आगे एक प्रश्न को बढ़ाते हैं और हम चलते हैं 9वें प्रश्न पर। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? आपको इसके बारे में बिहार स्पेशल जो भी पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि 1937 में जो बिहार स्टेट पर जो इलेक्शन हुआ था, उसमें 1937 में मोहम्मद यूनुस को पहला बार बनाया गया था। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह को दिया गया मौका कि आप बनाइए। जब उन्होंने सर्वप्रथम ये मानने से इनकार कर दिया था कि मैं उसका भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व करूँगा, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि हाँ ठीक है मैं करूँगा। लेकिन कुछ समय के लिए 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला बार मंत्रिमंडल बिहार में गठित हुआ, और फिर 7 जुलाई से 1937 से वो आपको श्री कृष्ण सिंह को दिया गया। तो इसका जो इसमें कहीं भी मेंशन ही कि 1 जुलाई है या फिर आपका 1 अप्रैल है, तो आप उसमें मोहम्मद यूनुस डाल सकते हैं आंसर। तो इसका जो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम आंसर में जाएं तो मोहम्मद यूनुस है। फिर अगर हम 10वें प्रश्न पर जाते हैं तो उसमें है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसको आप क्या मतलब बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन से है, साइमन कमीशन का जो विरोध था उससे संबंधित था, या फिर चंपारण सत्याग्रह, या फिर भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर? तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है। मतलब कि जब सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू हुआ था भारत स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, तो 1918 में पटना लॉन जो है में गांधी मैदान में ही बापू का विशाल जनसभा एकत्रित हुआ था, और वहीं पर आयोजन भी किया गया था कार्यक्रम का। और इसी वजह से अगर हम प्राचीन कालीन में भी देखें तो शेरशाह सूरी का जो पाटलिपुत्र नगरी के स्थल में विकास किया गया था। तो ये जो पटना लॉन का जो रीजन था वो आपके भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर माना गया था। और इस चीज़ को ज़रूर से याद रखिएगा कि ये जो ऑप्शंस है ये सारे तो भारत की स्वतंत्रता से ही संबंधित है, लेकिन इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर था वो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर ही था, इसलिए हम इसका आंसर डी देंगे। फिर है बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। आपको पता होगा मुंडा आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर उलगुलान आंदोलन जिसको बोलते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया, तो इसका जो आंसर है आपका ये चारों अगर ऑप्शन देखेंगे और आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद है तो आप इस मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना ही करें एग्जाम में तो बेहतर होगा, नहीं तो माइनस में भी नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो है 3 मार्च 1900। इसमें आपका साल तो सेम था लेकिन इसमें मार्च कहीं नहीं था, सारे में फरवरी मेंशन था, इसलिए आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो आंसर है वो होगा आपका 3 मार्च 1900। ठीक है, फिर 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। उसमें बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, पूरा पाषाणिक या मध्य पाषाणिक या फिर नव पाषाणिक फिर या फिर ताम्र पाषाणिक। तो आपको पता होगा कि जो चिरान जो है वो सिवान के और है, सारण जिला के पास पड़ता है। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। चिरान जो है नामक जो पुरास्थल है वो जो है आपका नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, यानी कि नियोलिथिक पीरियड से संबंधित है।
हम आगे चलें इसका तो है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं नोट करके कॉपी में रख ले क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा। इसका जो आंसर है आपका दरिया साहब है। दरिया साहब एक महान संत थे, उन्होंने इस ज्ञान दीपक को लिखा था और एक दरिया साहब भी बुक लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी जीवनी के बारे में लिखा था। और फिर वो जो है 20 से अधिक पुस्तकें भी लिख चुके हैं। उन्हें कबीर का अवतार भी माना जाता है और उन्हें दरियादासी संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। वो बिहार वाले के नाम से भी जाने जाते हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि बिहार वाले के नाम से किसे जाना जाता है तो आप दरिया साहब मानेंगे। वो भोजपुरी कवि और दरियादासी संप्रदाय से संबंधित थे और उसके संस्थापक थे। ये जरूर याद रखिएगा, दरिया साहब इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ आप इसे एक बार देख के जरूर जाइएगा। फिर 14वां प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसका जो आंसर है वो इब्न बख्तियार खिलजी है। आपको पता ही होगा कि इब्न बख्तियार खिलजी का संबंध जो है वो तुर्क सत्ता की स्थापना से है। वो बनारस तथा अवध क्षेत्र का सेनापति था जिसका मलिक हुसामुद्दीन जो था वो सहायक था। ठीक है, अब हम 15वें प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न है आपका, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको सिपाही हो गया या फिर दरोगा हो गया इसमें तो ज़रूर आता है, तो मे भी एक आध क्वेश्चन ADO में इससे आ सकता है। तो इसका जो आंसर है आपको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, या इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा, कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो था यही हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट का स्वदेशी निर्मित जो है वो उन्होंने निर्माण करवाया है। ठीक है, फिर आपका 16वां प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका जो आंसर है आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ पर आपका जो है भारत का पहला DNA बैंक, उत्तर भारत का, पूरे भारत का नहीं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया का पूछ रहा है। तो अगर नॉर्थ इंडिया का पूछे या फिर उत्तर भारत का पूछे तो वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के द्वारा आपका वहाँ पर मानव DNA बैंक स्थापित किया गया है। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या है, पेप्सिन है, पैराडॉक्सिस है या फिर एमाइलीज है, या फिर इसमें से एक से अधिक है। इसका जो आंसर है वो एमाइलीज होगा। ये हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित हो जाता है और एक लार युक्त एंजाइम होता है, मतलब सलाइवा की तरह ये काम करता है, सेलेवरी एंजाइम है। मुख में लार ग्रंथियाँ जो एमाइलीज एंजाइम होता है वो उसको सिक्रीट करता है। ये भोजन में जो मौजूद स्टार्च होता है उसको पचा करके शर्करा में बनाता है। ठीक है, तो फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें है लीची का खाद्य भाग है, अब बताइए ये एरिल होगा, थैलेमस होगा, बीज कोट होगा। आपको पता होगा इससे पहले जो 71वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि आपका आम का कौन सा खाद्य भाग है, तो ऐसे लीची का भी तो आ सकता है। तो ये एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मान सकते हैं आप। तो इसका जो खाद्य भाग होता है वो एरिल होता है। ठीक है, वैसे ही आम का जो होता है मध्य फिल भित्ति होता है, नारियल का जो होता है भ्रूणपोष होता है, सेब का जो होता है मांसल पुष्पासन होता है। ठीक है, हम आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं। फिर उसमें पौधे में प्रतिलिप्त कालिता की खोज करने वाला कौन है। ये आपका साइंस से डायरेक्ट लूसेंट से क्वेश्चन है। आप इसे बता सकते हैं कि इसका जो खोज है उन्होंने गार्नर और एलार्ड ने किया था, सन 1920 में किया था। कुछ पौधों में फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होता है जिसके हम फोटोप्रायोडिज्म कहते हैं, जिसको आप हिंदी में प्रतिलिप्तकालिता कहते हैं। यह पौधों में पर तो नहीं लेकिन बल्कि जानवर पर भी लागू होता है। ये ऐसा चीज़ नहीं है, जैसे फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट में होता है लेकिन फोटोफ्रेडिज्म जो है वो आपका एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, तो आगे का प्रश्न को देखते हैं हम। स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, पानी या इसमें से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि स्टोमाटल जो पोर्स होता है वहाँ पे छोटे छोटे छेद जो होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है प्लांट। ठीक है, फिर है आपका 21वां प्रश्न, सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन करता है
किस चीज़ का अध्ययन करता है सेरोलॉजी? तो सेरोलॉजी जो होता है आपका छिपकलियों का अध्ययन करता है, जिसको हम लिजार्ड इंग्लिश में बोलते हैं। सांप के अध्ययन जो होता है उसको हम ऑफियोलॉजी बोलते हैं। उभयचर या सरीसृप का अध्ययन जो होता है उसे हम हार्पेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। 21वां प्रश्न, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, यानी कि आपका 256 जो होते हैं वो आपके जीवाणुविक निर्मित होते हैं। जीवाणु जो कोशिका होता है 15 मिनट में 2 भागों में विभक्त होता है, तो 120 मिनट में जीवाणुविक कोशिका से आपको 256 जीवाणुविक निर्मित होंगे। ठीक है। आगे का प्रश्न है आपका, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट है? आप बताइए। इसका जो आंसर है तो नाभिक होगा या एंजाइम हो या फिर कोशिका भित्ति। तो इसका जो आंसर है आपका सेल वाल है, यानी कि कोशिका भित्ति जो है वो आपको अंतर स्पष्ट करता है। पौधे में जो है आपको सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जो आपको पशु हो गया फिर एनिमल्स हो गया उसमें सेल वॉल नहीं मिलता है। नाभिक उसमें भी मिलता है, जानवर में भी मिलता है, पौधे में भी मिलता है, एंजाइम दोनों में मिलता है, लेकिन कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो है वो पौधे में ही सिर्फ मिलता है। ठीक है। फिर आपका 24वां प्रश्न है, कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो आपको आंसर है आप बता सकते हैं तो एस्पार्टम जो है वो आपका क्या है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर का काम करता है। ये आपसे एक बार और बीपीएससी में पूछ चुका है, तो इसको आप ज़रूर से कहीं नोट करके ज़रूर या लिख लें, या फिर अपने दिमाग में आप किसी भी चीज़ को अगर लिख करके याद करते हो तो आपको बहुत जल्दी से याद होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं कि जो एस्पार्टम जो है वो आर्टिफिशियल स्वीट। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। क्या होगा आपका? पारा होगा, ब्रोमीन होगा या फिर सोडियम होगा? धातु पूछ रहा है यानी कि मेटल पूछ रहा है, तो आप इसको बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा आपका। तो इसका जो आंसर है वो पारा होगा, यानी कि मरकरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये आपका द्रव्य यानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है। मेटल में आपका आएगा तो आपका ये आएगा मरकरी, और अगर आपसे नॉन मेटल पूछे वो आप लोग जरूर से कमेंट में बताइएगा कि नॉन मेटल में जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में कौन सा मिलता है। तो आप इसका आंसर जरूर से दीजिएगा कमेंट में। फिर 26वां प्रश्न, लोहे का विशुद्धतम रूप है स्टील, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा या पिटवा लोहा? इसका जो आंसर है आपका डी है, यानी पिटवा लोहा जो है वो विशुद्धतम रूप है। पिटवा लोहा जो होता है वो भूगर्भिक तत्वों में लोहा का चौथा स्थान उसको मिला हुआ है। नहीं, जो लोहा है वो चौथे स्थान पर है जो भूगर्भिक तत्वों में मिलता है, और प्रकृति में जो लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता वही विशुद्धतम रूप होता है। आपको पता है कि लोहा जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। पिटवा लोहा जो होता है शुद्ध लोहा होता है। ये अघातव्य और तन्य होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जबकि ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा इससे अपेक्षा में ज़्यादा होती है। इसी कारण से ये कठोर और भंगुर होता है। चलिए हम आगे के क्वेश्चनों को बढ़ाते हैं। आपका जो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम क्या है? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप इसको बता सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो क्या है? तो इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसका जो रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। ये एक अकार्बनिक रसायन होता है। अकार्बनिक क्या होता है आपका? ये रसायन होता है। चलिए 28वें प्रश्न पर जाते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम की, बोरिलियम की या फिर बोरोन की? तो इसका जो आंसर है आपका वो है लिथियम की। लिथियम का जो होता है वो परमाणु त्रिज्या एटॉमिक जो रेशियो होता है वो सबसे, तो इसका जो आंसर है लिथियम होगा। आपको पता होगा त्रिज्या जो होता है वो एटॉमिक जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहरी जो इलेक्ट्रॉन कक्षा के जो उसके बीच की दूरी होती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तो लिथियम में सबसे ज़्यादा होते हैं। हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है उसमें त्रिज्या का एक सटीक माप प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार जो दो बंधित परमाणुओं का होता है नाभिक के बीच की दूरी के आधार पर त्रिज्या का निर्धारण किया जाता है। तो आपका जो लिथियम में है वो 167 pm सबसे ज़्यादा है, और बाकियों का अगर तुलना किया जाए तो उसमें उससे कम है। ठीक है।
चलिए हम आगे प्रश्नों को लेकर के चलते हैं। फलों की ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? इथिलीन, इथेन या मेथिलीन? तो इसका जो आंसर है जो फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। एथिलीन एक गैस होता है जिसका प्रयोग इसमें किया जाता है। एथिलीन एक रंगहीन गैस होता है, कलरलेस गैस होता है, जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है C2H4। इसके संपर्क में आने से फल जो है वो जल्दी पक जाता है। आप आजकल देखते होंगे कि आम को पकाने के लिए या फिर केले को जल्दी पकाने के लिए, वो नेचुरली पके या ना पके, उसको बाज़ार में सबसे पहले ले आया जाता है और उसको आप घर पे जैसे ही लाते हैं वो और सड़ जाता है। तो उसमें जो है आपका इथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका वो है एथिलीन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। तो इसका क्या कारण है, यह कौन सी अभिक्रिया है आप बताइए? उदासीनीकरण, संयोजन, विघटन, संयोजन, या फिर इसमें से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आपका है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में ये आपका होता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हो गया, एसिड हो गया, उसमें जो होता है सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। इसके क्या कहते हैं, जब ये एक दूसरे से केमिकल कंपोजिशन होता है तो ये आपका सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। यह अभिक्रिया जो होती है वो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। आप लोग का जिसका भी थोड़ा सा भी अगर आप 10th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब बेस से रिएक्ट करता है एसिड तो उसका क्या फॉर्म करता है, तो वो आपका ज़रूर से ज़रूर सॉल्ट और वाटर ज़रूर बनता है, मतलब कि लवण और आपका जल का निर्माण तो ज़रूर होता है। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब वो पानी में डुबोया जाता है, या फिर तेल में डुबोया जाता है, या फिर लोहा के टुकड़े के निकट लाया जाता है, या फिर जब गर्म किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका चुंबकीय, कब आप इसको एक बार अगर प्रैक्टिकल करके भी देखें या फिर सोच भी सकते हैं आप, डेली के जो रोज़मर्रा के जीवन में आप देखते होंगे कि जब भी किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो वो जो होता है चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देता है। तो इसका जो आंसर है आपका डी नंबर है। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो ये जो है एक मैथमेटिकल रूप से आपको सॉल्व करना होगा। 37 डिग्री आपको पता ही होगा, 37 सेंटीग्रेड इसका जो क्या कहते हैं उसका मान जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो आप इसे बताइए कि इसका तो 50 सेंटीग्रेड का क्या होगा? 50 सेंटीग्रेड का जो है आपका मान जो होगा वो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसे आप फार्मूला के रूप में भी बना सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको याद ही कर ले तो मैं तो आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इसे याद कर ले कि 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको साइंस पढ़ करके वैज्ञानिक नहीं बनना है। तो आप बस उसको याद कर लीजिए और उसको जा कर के नॉर्मली सा आंसर दे दीजिए, बस हो गया। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में 98.6 मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इसे आप कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है वो भी आपका है 104 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो मैं आपको इसका PDF उपलब्ध करवा दूँगी, या फिर मैं कहीं पिन कर दूँगी कमेंट में, अगर आपको पता करना होगा कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। लेकिन ऐसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे सिर्फ नॉर्मली याद कर लीजिए। तो आपका आप इसे जैसा मतलब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसे बना करके करना है या फिर किस तरह से आपको पसंद आएगा, तो मैं ज़रूर उपलब्ध करवा दूँगी। तो इसका जो आंसर है 104 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। संघनन क्या है? गैस का ठोस में परिवर्तन, ठोस का द्रव्य में परिवर्तन, वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन, उष्माई ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन। तो इसका जो आंसर है आपका वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन। आप जो भी पढ़े होंगे इवोपोरेशन या फिर वाटर साइकिल, तो उन्हें पता होगा कि वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन ही क्या कहलाता है आपका पढ़े होंगे ना आप लोग। तो वाष्प का ही द्रव्य में परिवर्तन संघनन कहलाता है।
फिर है सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, किस चीज़ में प्रयोग होता है भाई, आप बताइए। पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, या फिर समुद्र की गहराई का पता, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उसमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताइए। तो वाष्प का आप बताइए सोनार किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका होगा डी, एक से अधिक। सोनार जो होता है एक ऐसा तकनीक होता है जिसको आप ध्वनि संचरण का उपयोग करके पानी की सतह पर या उसके नीचे के वस्तुओं का आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर है, पानी के जो आंतरिक भाग में है कहाँ पर कौन सा मान है। अगर आपको इस चीज़ का पता लगाना है तो आप सोनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र है क्या है, आदिश राशि, सदिश राशि, या फिर आयाम रहित राशि, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है आपका वो है सदिश राशि है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि है, यानी कि वैसा भौतिक राशि, सदिश राशि वैसे भौतिक राशि होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होता है। इसे हम वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और आदिश राशि जो होता है वो स्केलर होता है। साथ वेक्टर क्वांटिटी में आपका स्पीड भी दिया रहता है, फिर आपको दिशा डायरेक्शन जरूर मेंशन रहता है, लेकिन आदिश राशि में आपको कहीं भी डायरेक्शन नहीं मेंशन रहता है। तो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो सदिश राशि है, ठीक है। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हवा में जो नमी नापने के लिए आपको जो है वो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर जो होता है वो आपका द्रव्य का जो है अपेक्षित घनत्व, यानी ये वाटर मैनेजमेंट में होता है इस्तेमाल। और अगर आपको ह्यूमिडिटी को अगर नापना है तो हाइग्रोमीटर से ही होगा। एरोमीटर से किस चीज़ का होता है, आपका गैस का वजन, गैस का जो वजन होता है उसको हम गैस के वजन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आपका 38 प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। बीजों की उच्च पैदावार, किस्म, या फिर पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, या फिर रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर है आपका डायरेक्टली होता है इनमें से सभी। आपको पता होगा कि अमेरिका में जो डॉक्टर विलियम गॉड थे वो सर्वप्रथम जो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं, और भारत में जो MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। तो इसमें से आपको बीज का उच्च पैदावार, किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, ये सब किससे संबंधित है, हरित क्रांति की सफलता पर ही निर्भर, इसी पर निर्भर करती है। फिर आपका जो है 39वां प्रश्न है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है, यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है, किस तरह की है, झारखंड से अधिक है, झारखंड के बराबर है, झारखंड से कम है। तो इसका जो आंसर है वो है झारखंड से अधिक है। जो बिहार में है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है, 1000 पर आपका। अब इसका ज़रूर याद कर लीजिएगा कि 2007 में जो है बिहार का चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो था वो 58 थी, ठीक है। और झारखंड में जो है तो आपका 48 था, यानी 10 का अंतर था। और संपूर्ण भारत की बात किया जाए, यानी भारत में जो है आपका 55 है, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि बिहार में है 58 और झारखंड में है 48। और अगर 2020 में अगर देखा जाए, 2022 का जो नया आया है, नया अगर देखा जाए तो 2020 में जो 22 का जो है उसमें भी आपका बिहार का जो है वो 27 है CMR, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। और इंडिया के स्तर पे देखा जाए तो वो है आपका 28, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, सुशील कुमार मोदी द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा, या फिर लालू प्रसाद के द्वारा। तो आपको पता होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है इकोनॉमिक सर्वे वो सर्वप्रथम सुशील कुमार मोदी द्वारा 2006 से 2007 के बीच में प्रस्तुत किया गया था। पहली बार इकोनॉमिक सर्वे को बजट से अलग प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा लागू की गई थी। तो आपको एक चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि गुरनार जो मिर्डल थे उन्हें इस रोलिंग प्लान के लिए माना जाता है कि उन्होंने ही द्वारा जनता पार्टी के 1978 में प्रस्तुत करवाया गया था।
और ये जो है आपका जनता सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1978 में। गरीबी का अंतर दर्शाता है किस चीज़ को भाई, बताइए ज़रा, किस चीज़ को दर्शाता है? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका सिंपल सा आंसर जो है आपका है वो बी है। गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों के वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर जो होता है वो गरीबी रेखा होता है। फिर है आपका नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे कम था? तो मध्य प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में था, आप बता सकते हैं किस में कम था? और मैं ऑप्शन आपको शो कर देती हूँ, मेघालय में था या बिहार में था? तो 2000 इसका जो आंसर है मैं सीधे से दे देती हूँ, बिहार में था। नीति आयोग के अनुसार बिहार में जो था आपका सबसे मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में, पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे निचले स्तर पे जो था बिहार था। ठीक है, बिहार था। स्वास्थ्य शिक्षा स्तर पर जैसे कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके नीति आयोग द्वारा मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स निकाला जाता है। फिर आपका गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है। इसका अनुमान आमतौर पर आप बताइए इसका क्या आंसर है? मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, आप बता सकते हैं। इसका आंसर जो है वो आपका जो है इसमें से कोई नहीं है। अब आप बोल रहे होंगे कि इतना बड़ा बड़ा था ऑप्शन, इसमें से कोई आंसर कैसे नहीं है? तो इसका जो है आपको पता होना चाहिए कि NSSO द्वारा हर 5 साल पर गरीबी रेखा को जांचा जाता है और ये भारत में स्वीकृत जो है वो 2400 कैलोरी ही प्रति व्यक्ति दिन है। और जो आपका जो ये जो प्रति व्यक्ति कैलोरी जो प्रतिदिन का है वो 2400 तो है यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। शहरी क्षेत्रों में जो है वो 2100 है, 2100 फॉर अर्बन रीजन्स। ठीक है, इस प्रकार सभी विकल्प सही था, इसलिए मैं से इसमें से पूछा था सत्य नहीं है, मतलब गलत कौन सा है, तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही थे। ठीक है, फिर आपका 45वां प्रश्न, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना होगा। किसे देना होगा? तो आपको पता होगा कि इसका जो आंसर है उपाध्यक्ष होगा। अगर कोई भी अध्यक्ष स्पीकर अगर त्यागना चाहेगा तो उपाध्यक्ष को देगा। ये आपका सेंट्रल लेवल पे भी होता है कि स्पीकर जो होता है वो डिप्टी स्पीकर को देता है। ठीक है, फिर 46 प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क करके रखिएगा। इसका जो आंसर है आपका वो होगा 40। 40 से कम आपका न्यूनतम संख्या नहीं होना चाहिए। इसको अनुच्छेद 171 एक में और 171 दो में मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि ये जो है वो राष्ट्रपति के पास है। इसको अनुच्छेद 270 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका ई नंबर होगा। इसमें आपको संसदीय प्रणाली में जो क्या कहते हैं जो विधायिका जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते, क्योंकि हमारे जो भारत में है वो सबका जो है कार्य बांटा बांटा है, कोई भी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में आपको ये इस तरह का कोई भी आपको नहीं दिखेगा, इसलिए जो इसका आंसर जो है वो आप लोग ये ज़रूर रखिएगा। और चेक एंड बैलेंस सिस्टम चलता है भारत में, अगर एक के ऊपर एक जरूर दिखता है, विधायिका आपका कार्यपालिका का दिखता है, फिर कार्यपालिका को फिर आपका न्यायपालिका दिखता है कि किस तरह से काम कर रहा है, तो एक दूसरे पर सब चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। फिर है आपका भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किसके पास? विधायी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है, फिर अर्धन्यायिक शक्ति है। तो जो अध्यादेश जो जारी कर सकता है वो भारत का राष्ट्रपति, वो है आपका लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी शक्ति है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वो किसके तहत होता है? वो होता है वो
123 ऑर्डिनेंस जारी करता है और 213 में गवर्नर करता है। ठीक है। 50वां प्रश्न है, संसद को राज्य सूची में किस मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह है। क्या होगा आपका, ये होगा राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित सर्वोत्तम होता है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। तो अनुच्छेद आपका 249(1) में आपको इस चीज़ का मेंशन किया गया है कि राज्यसभा इस आशय पर 2/3 बहुमत से कोई भी बिल पास करती है। अगर राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो ये जरूर कर सकती है, लेकिन ऐसा कानून अधिकतम 1 वर्ष तक ही प्रभावी रह सकेगा, उससे ज़्यादा नहीं। फिर आपका 51वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका जो आंसर है आपका है वो बी होगा, क्योंकि आपको पता है 14 में जो है समानता का अधिकार है, 19वां में ही है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित था ना कि आप झंडा फहरा सकते हैं, आपको स्वतंत्रता दे रहा है। तो ये जो है आपका संविधान का अनुच्छेद 1901 के अंदर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार जो है आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हाउसिंग। तो इसका जो आंसर जो है आप लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं कि इसका जो आंसर है आपका राइट टू एजुकेशन है, जो मैंने अभी बताया था 46वें संविधान संशोधन में ऐड हुआ था। ठीक है। ये आप अनुच्छेद मेंशन जरूर करिएगा कमेंट में कि इसका जो है वो कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है। फिर 53वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आप इसका भी आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि ये भी आपका अनुच्छेद 19(1)(a) में आपको मिलता है कि आपका प्रेस से संबंधित कोई भी आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो आपको 19 में ही मिलेगा। फिर आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका 343 है। अनुच्छेद 343(1) के तहत जो है भारतीय संघ के राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर है अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर है आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें 245 से आपका 255 तक जो है आपको वो लेजिस्लेटिव जो है वो आपका इसमें मेंशन है। ठीक है। फिर आपका भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। अब 8वीं अनुसूची आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में क्या मेंशन है आपका भाषाओं के बारे में उसको मेंशन किया है। शेड्यूल 7 में जो है वो रिलेशन है, स्टेट सेंट्रल रिलेशन। पंचायती जो है आपको पता होगा 11वें में है। राजनीतिक दल बदल जो है 10वें में है। शहरी जो है आपका 12वें में है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है CH4, O2, SO2, CO2। तो इसका जो आंसर जो है वो सीधे सीधे है आपका CO2 आपके ग्रीन हाउस गैस में ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी माना जाता है। फिर है आपका निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना कि कौन इनकरेक्ट है। तो आपका जो क्या है बलपक्रम मेघालय में है या फिर पन्ना बिहार में है। अब पन्ना बिहार में कब से आ गया, पन्ना आपको पता है हीरा पन्ना, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। तो आपको तो इसका आंसर डायरेक्ट यहीं से मिल गया। ये याद रखिएगा बलपक्रम कहाँ है, मेघालय में है। फिर इसमें और भी था ऑप्शन, आप एक बार उसे देख सकते हैं। गुंडी जो है वो तमिलनाडु में है, मोल्लेम जो है वो गोवा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे अधिक कम क्षेत्र वन आच्छादित है। चंडीगढ़ में, पुडुचेरी में, या फिर दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव में, या फिर लक्षद्वीप में। तो इसका जो आंसर है वो है आपका चंडीगढ़ में। ठीक है। चंडीगढ़ में 2021 रिपोर्ट जो आया था आपका फॉरेस्ट सिचुएशन रिपोर्ट जो आया था 2021 के अनुसार, उसमें जो है आपका लक्षद्वीप में जो है आपका कितना है, लक्षद्वीप में आपका है 27.1 डिग्री 27.10। ठीक है।
और आपका सबसे कम पूछा था ना, तो वो चंडीगढ़ में। आपको ये पता होगा कि ये जो तीनों जो आपको यूटी जो मेंशन किए गए, ये यहाँ पर आपको पेड़ पौधा ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे पर्यटन स्थल है अच्छे अच्छे। और चंडीगढ़ जो है वो एक रूरल एरिया और प्लस अर्बन का मिक्सअप माना जाता है। और वहाँ पर आपको बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह हैं, तो इसलिए जो चंडीगढ़ है इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं? तो इसका आप आंसर क्या देंगे? इसका जो आंसर जो है आपका वो होगा जीवाभार का पिरामिड में। इसमें आपको दोनों तरह का पारिस्थितिक पिरामिड देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुक्त समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, संघर्ष, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप कहीं नोट करके लिख ले। इसका जो आंसर है वो आपका मन्नार की खाड़ी होगा, जो तमिलनाडु से नीचे मिलता है। मन्नार की खाड़ी में आपको जो है वो एक तरह का बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे समृद्ध क्षेत्र है। आपको पता होगा कि सुंदरबन भी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में देखा जाए तो मन्नार की खाड़ी ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर मानना रहता है, तो इसलिए इसमें मन्नार की खाड़ी होगी। सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्मन घोषणा जो है वो किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो आपको इसका याद करना होगा कि ये जो है महासागर से संबंधित है। लिस्बन जो आपको घोषणा है वो 2022 में, वर्ष 2022 में हुआ था। इसमें 150 से अधिक देश शामिल हुए थे और उसको महासागर के संरक्षण में से संबंधित था। और इसका जो आपका जो मेन थीम माना जाए तो उसमें था, मेन थीम था हमारा सागर, महासागर हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, ठीक है, और हमारी जिम्मेदारी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अभी तक हम लोग कौन सा कथन सही नहीं है इस पे मारा है, लेकिन इसमें पूछा कौन सा कथन जो है वो सही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। ये आपको नहीं पता होगा, इसको नहीं मारिएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप इसका आंसर ले जाएंगे। कि आप दूसरे ऑप्शंस को चेक करें, आपको नहीं पता है कि उसका 6 लाख है या कितना है, तो आप उसे ना देखें, फिर आप देखें दूसरे ऑप्शन में कि क्या है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आप सीधे इसको रॉन्ग कर सकते हैं कि राजस्थान है, ठीक है। फिर है आपका तीसरा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6 है, नहीं 2.4% है। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर उपयुक्त में से कोई सा नहीं। अब आप इसमें रिस्क ले करके आप ऑप्शन इसका जो है वो ए मार सकते हो और ए ही इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत में 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनगणना वृद्धि दर थी, कितनी थी? तो इसका जो आंसर है वो आपका 18.12% जो है आपका दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी। पुरुषों में जो है वो 17.19% थी, और जबकि भारत में देखा जाए तो वो थी 17.64%। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को लेकर के चलते हैं। फिर है कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? आपको इसका जो आंसर है वो होगा जनसंख्या घनत्व। इसका जो आंसर जो है वो जनसंख्या घनत्व है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा है। इसका जो आंसर है आपका उत्तर से दक्षिण है। ये जो है आपका उत्तर पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में मिलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये पेनाइन्स पर्वत श्रेणी ही है जो इंग्लैंड की रीढ़ कही जाती है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बैकबोन ऑफ इंग्लैंड किसे बोलते हैं? तो आपको ये याद रखना होगा कि पेनाइन्स की जो रीढ़ होती है उसे हम बैकबोन ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दवानाल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो इसमें नहीं पूछ रहा है, ये जरूर याद रखिएगा कि कहाँ नहीं है और कहाँ है पूछ रहा है क्वेश्चन। ये आपको हमेशा गलत मतलब आंसर देने में आपको ये लगता होगा आप पढ़ते नहीं होंगे और आपका गलत आंसर हो जाता है, एक आध बार निगेटिव तो जरूर ही जाता हो।
तो इसका जो आंसर जो है आपका होगा वो साइबेरिया। साइबेरिया में जो दावानल वो मध्य सागरीय जलवायु का प्रकार का नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो ये तीनों आप जो देख रहे हैं ये तीनों में आपका दावानल मिलता है, ठीक है। दावानल और एक और चीज़ है भूमध्य सागरीय, आपको पता होगा कि मेडिटेरियन जो सी है वह आपका किस किस से लगता है। तो पहला है आपका तुर्की से लगता है, इजिप्ट से लगता है, फिर आपका इज़राइल से लगता है, फिर आपका साउथ अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीका रीजन है जो है थोड़ा बहुत, जो आपको मेंटल कर करके आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा भूमध्य से लगता है या नहीं लगता है। फिर चिली हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ये सब जो देश है वो आपका इस तरह का वहाँ पर जलवायु मिलता है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य, ये तो हमने अभी किया ना, नहीं किया है शायद हमने, लेकिन मैंने इसका जो आंसर है वो अभी दे चुका है आपको कि इसमें से कौन सा जो क्षेत्र है भूमध्य सागरीय प्रकार का वहाँ पे आपको मिलता है। तो वो भी इसमें भी पूछ रहे हैं कि नहीं मिलता है, तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है। मैंने आपको बताया कि अफ्रीका के दक्षिणी छोर पे आपको मिलेगा ही, कैलिफोर्निया भी मैंने बताया, मध्य चिली का भी हमने बताया। तो ये जो इसका आंसर जो है वो आपका होगा, इसका जो आंसर है आपका उत्तरी न्यूजीलैंड होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित है। अगर आप एक क्वेश्चन भी बनाते हैं ना और अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते तो आपसे एक से लेकर के 2-3 प्रश्न तो उससे बन ही जाते हैं। तो इसका जो आंसर है आपका होगा डी नंबर, पंपास जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित नहीं है, इसमें से प्रचलित नहीं है। ये तीनों जो है मध्य चिली हो गया, कैप्टन हो गया और एडिलेड हो गया, ये सब उससे संबंधित है, ठीक है। ये आपका भूमध्य सागरीय ही होता है। ये आपका जो पंपास है, जो पंपास है आपका कहाँ पर होता है, ये साउथ अमेरिका में होता है, ठीक है। और ये आपका समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड का तरह का होता है, ठीक है। आगे हम प्रश्न को बढ़ते हैं, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल एमारतुसु का नामकरण निम्न पर किया गया, अमेरिकन चंद्रा देवी, इटालियन सूर्यदेव या फिर जापानी सूर्यदेव। तो इसका जो आंसर है आपका जापानी सूर्यदेव, अमारतुसु जो है वो जापानी सूर्यदेवी के नाम पर आपको रखा गया है, ठीक है। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा आ ही जाता है। ये जो है वो शाही परिवार का वंश होने का दावा होता है इससे, ठीक है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो खैर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है, मंगल, बुध या फिर पृथ्वी। तो इसका जो है आपका वो आंसर है वो है बी, इसमें शुक्र। इसमें आपको जो है ये एक ऐसा ग्रह है, इसमें क्या पूछ रहा है, सदृश ग्रह कौन सा है। तो इसका जो आंसर आपने जो बुध है वो क्यों है, आपको इस बात का पता लगा करके कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर में, उपसौर में या फिर ग्रीष्म संक्रांति में। तो इसका जो आंसर है आपका वो है ये अपसौर में जो है आपको जो 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को जो होता है उसमें दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे अधिक होती है। और उपसौर होता है आपको, इसमें कम होती है, ये होता है आपको 3 जनवरी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है। बेलाडीला आपको पता होगा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का है ये एक पहाड़ का भी नाम है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा हेमेटाइट तरह का लौह अयस्क मिलता है, आयरन ओर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को बढ़ाते हैं। आज आपका 100 प्रश्न अगर आप कर ले रहे हैं तो मैं ऐसे ही सेट डेली, जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है तब तक मैं आपको डेली 100 सेट करवाएंगे। तो अगर आप 3000 भी अगर मतलब क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको ज़रूर कोई ना कोई मतलब मोस्टली क्वेश्चन तो बन जाएंगे। जीएस का तो मैं पूरा गारंटी देती हूँ कि आपसे बन जाएगा। रहा बात मैथ का और मैथ रीजनिंग एप्टीट्यूड, तो अगर आपको ये वाला सेशन पसंद आता है तो आप ज़रूर से कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी टेस्ट सीरीज ज़रूर लाऊंगी। हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग है दोस्तों, इसको बिल्कुल से मिस नहीं करिएगा। वो अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका ये पेपर नहीं हो पाएगा, तो उसका भी अगर आप चाहें तो मैं उसके लिए भी टेस्ट सीरीज़ का ज़रूर लाऊंगी और आपको उससे बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। चलिए हम आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। उसमें है शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है।
आपको इसका आंसर पता नहीं है तो भी आप इसका कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी सा आंसर है इसका, कि लौटते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून से तो तमिलनाडु में होता है। फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है आपको पता है ये किससे है, ये तो नॉर्थ में होता है, नॉर्थ से पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी होता है। तो इसका जो साफ साफ आंसर है इसमें से आपको ये आएगा, यानी कि ई नंबर होगा। ठीक है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो इसका जो है आपको, आप एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे उसमें आपको ज्योग्राफी में जो मैप वाले सेक्शन में होता है उसमें आपको इंडिया का मैप बना करके डेट वाइज मेंशन किया गया है। इसमें जो है आपका हैदराबाद में वापसी का जो तिथि है वो 15 अक्टूबर है। ठीक है। तिरवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की है। तो यह है उपोष्ण मानसूनी जलवायु। तिरवार्था के एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी जलवायु का जो है भारत में वो वर्गीकरण किया था। जैसे कॉपेन में ने वर्गीकरण किया था, वैसे ही तिरवार्था ने भी किया था। तो उन्होंने बताया कि जो भारत में जलवायु है वो उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। ठीक है। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय पर अपनाया गया है? तो इसका जो आंसर है वो हो आपका 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट। ठीक है। फिर है आपका भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, किस चीज़ का था? टैथिस का था, गोंडवाना लैंड का था, या फिर पेंजिया का था? तो इसका जो आंसर है आपका क्या होगा? इसका गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है। तैथिस जो है वो किधर पड़ता है? आपका जो हिमालयन वाले रीजन में है वहाँ पे आपको तैथिस सागर मिलेगा। ठीक है। फिर है आपका ग्रीनविच मध्य समय, जीएसटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितने आगे रहता है? तो इसका भी बहुत साधारण सा उत्तर है 5 घंटा, 5.5 घंटा। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन रॉय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो तूफत उल मुआविदीन जो थे वो राजा राम मोहन का जो पहला फारसी भाषा में पुस्तक था। ठीक है, वो प्रकाशित हुआ था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? ये आपको हर जगह क्वेश्चन आएगा और इसे आप बिल्कुल से भूलिएगा नहीं कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो थे वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। इसका जो उद्घाटन है वो आपको 24 अक्टूबर 1884 को हुआ था। ठीक है। तो ये आपका इसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है आपका अल हिलाल जो है वो किया गया था। कॉमरेड जो है आपका अली जौहर द्वारा किया गया था। करण जौहर से आप अली जौहर याद कर सकते हैं कि कॉमरेड का कौन कर सकता है, तो अली जौहर। फिर आपका जमींदार जो है ये आपका जफ़र अली खान ने किया था। ठीक है। और बंगाल गजट को भी एक जगह ज़रूर याद रखिए, क्योंकि बंगाल गजट जो है आपका बंगाल गजट किसने किया था? तो वो है गंगाधर ने। गंगाधर, मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ आपको। वो जो कॉमरेड है आपको करण जौहर से याद रखना है कि अली जौहर ने किया था। जमींदार जो है आपका जफ़र अली ने किया था। ठीक है। और अल हिलाल तो आपको मैंने बता दिया। और बंगाल गजट जो है वो आपको गंगाधर ने किया था। बंगाल में गंगा बहती है, गंगाधर ने किया था। ठीक है। फिर आपका इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो इसके में आपका जो आंसर है आपका वो कौन सा होगा? ई नंबर होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उन्होंने वंदे मातरम को किया था। ये अभी बहुत ही न्यूज़ में था, तो हो सके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे आप क्या कहते हैं, जरूर से याद करिएगा। इससे संबंधित जो भी आपको प्रश्न मिलते हैं इसको जरूर से ज़रूर आप याद रखिएगा। फिर है आपका प्रश्न, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था? तो आपका जो इसका आंसर है आपका 1878 ईस्वी में होगा। 1878 ईस्वी में आपका लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर ये किया था। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको वो जो क्वेश्चन बताया था कि आपका वंदे मातरम, यहाँ पे समाचार पत्र की बात करी है, तो समाचार पत्र जो है वो अरविंद घोष ने किया था। अरविंदो घोष, इसको याद रखिएगा। मुझे लगा कि वंदे मातरम जो गान है उसका हुआ था, अगर समाचार पत्र का करें तो ये कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन था, वो होगा आपका अरविंदो घोष। ठीक है। तो इसका आपने क्या आंसर दिया है? इसका जो होगा आपका किस समय हुआ था? तो 1878 में जो है आपका
लॉर्ड लिटन ने किया था और इसको लॉर्ड रिपन में हटाया था। कब हटाया था? आप इसे ज़रूर बताइएगा कि लॉर्ड रिपन ने कब हटाया था। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है, ये जगदीशपुर से संबंधित है। ठीक है, फिर है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसका जो आंसर है आपका वो होगा जॉन निकोलसन, जो है वो 1857 के समय जो था दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, लखनऊ में अगर पूछें, लखनऊ से कौन संबंधित है? लखनऊ से कौन संबंधित है बताइए दोस्तों? तो वो है कैंपबेल, कैंपबेल। ठीक है, लखनऊ लिख लीजिएगा कहीं, लखनऊ। ठीक है, फिर आपका जो है कानपुर से कौन है? कानपुर से भी कैंपबेल ही हैं। लखनऊ और कानपुर दोनों से हैं। इलाहाबाद, इलाहाबाद से कौन है? कर्नल नील। तो आप नील ही याद रखिएगा। इलाहाबाद से कौन है? कर्नल नील। ठीक है, लखनऊ और कानपुर दोनों में है कैंपबेल, और आपका जो दिल्ली में है वो निकोलसन है, और आपका जो इलाहाबाद में है वो कर्नल नील है। ठीक है, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया? किसने दिया था आपको बताइए, किसने धोखा दिया? इसका जो है विश्वनाथ दुबे, नाम इनका विश्वनाथ दुबे था, लेकिन इन्होंने विद्रोहियों को धोखा दिया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि विश्वनाथ दुबे ने दुबे होकर के इन्होंने कांग्रेस विद्रोहियों को, मतलब क्या कहते हैं, 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया। ठीक है, शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो इसका जो है आपका रैयतवाड़ी से ही तुलना करी जा सकती है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने क्या लगाया था, परगना सिस्टम वगैरह, ये सब क्या आया था, सब शेरशाह का ही देन माना जाता है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद, गलती से लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे जामा मस्जिद होगा। जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो ये आपको पता होगा कि दक्षिणी द्वार पे बनवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ताकि वो उसके दक्षिणी छोर पे हुए दक्षिण दिशा में दक्षिणी विजय को वो दिखा सके। ठीक है, अकबर द्वारा किया गया था। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिक, पूरब का सिराज कहा जाता है? दिल्ली को कहा जाता है, याद रखिएगा दिल्ली को। यहीं पे आपका क्या है बताइए, यहीं पे आपका क्या है बताइए, ज़रूर बताइए, इसका जो क्या है, ये सॉरी ये जो आपका है, ये आपका ये नहीं होगा, इसका जो आंसर है आपका जौनपुर होगा। मैंने गलत पढ़ लिया था, सिराज मशरिक है, तो पूरब का सिराज जो है वो माना जाता है आपको जौनपुर को माना जाता है। ये फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के याद में, जिसका नाम जॉन खान भी था, उसके नाम पे ये बनाया था जौनपुर। ठीक है, सिराज मशरिफ इसीलिए कहा जाता है, याद रखिएगा। फिरोज शाह ने अपने भाई ये क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो ये जो है किसे कहा जाता है आपको? इसका जो आंसर है आपका होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने के लिए कारण ही लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया? हौज ए शमसी का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था, कुतुब मीनार के सामने ही। ये एक तालाब है, हौज ए शमसी क्या है, एक तालाब है। ठीक है, ये शमसी परिवार से था, इसीलिए इसका नाम जो है वो हौज ए शमसी है। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला पहला तुर्क शासन भी इल्तुतमिश ही था। ठीक है, ये गुलाम वंश का शासन था, याद रखिए। इक़्तिदारी प्रथा भी इसी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न अब कुछ दिन में ख़त्म ही होने वाला है। विग्रह राज 4 ने अजमेर की 2.5 दिन के झोपड़ा का नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? ये जो था वो आपका एक तरह का क्या था, कॉलेज था। ठीक है, वो अर्णोराज का, ये जो था ये अर्णोराज का बेटा था। इन्होंने ही 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो जहाँ पे बनाया था, किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो मस्जिद बनवाया था। इसी 2.5 दिन का वो जो ने कॉलेज बनाया था ना, उसी का तोड़ करके उसी के ऊपर इन्होंने क्या बनवाया,
संस्कृत कॉलेज था, उसी को उसके तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक है। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, किसके शासनकाल में? तो इसका सीधा सा आंसर है चालुक्य काल में। कौन? वातापी वाला। वातापी वाला आपको पता है ना, चाणक्य 2 जगह पे थे। ठीक है। अब तो ये बादामी कहा जाता है, तो वो चालुक्यों ने करवाया था। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी, मांसाहारी, और मांसाहारी दोनों। तो इसका सिंपल सा आंसर है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, क्योंकि जो भी साक्ष्य मिलते हैं आपको दोनों जगह के मिलते हैं कि वो मांस भी खाते थे वहाँ पर और ये भी खाते थे, शाकाहारी भी थे। ठीक है। बकरी का मांस या फिर उससे बहुत सारा मिला, सुअर, तिल, सरसों, मटर, गेहूँ, ये सबसे पता चलता है कि वो दोनों खाते थे। फिर आपका चानोदारो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। चानोदारो आपको पता होगा कि ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो कि सिंध में है। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पुरुषार्थ कितने होते हैं? पुरुषार्थ आपको पता होगा कि पुरुषार्थ जो होते हैं हिंदू में 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। फिर हम प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम जो है आपको वो प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। और कहाँ से मिला है आपको? होशंगाबाद। 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 ठीक है। जिसको अरुण सोनकिया ने निकाला है, अरुण सोनकिया ने। ठीक है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ में ही आपको पता चलेगा। ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान के बेलन नदी के किनारे है, बेलन नदी। हाँ, और आप इस चीज़ को भी बता सकते हैं कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है। ठीक है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका जो आपका आंसर जो है आप बता सकते हैं। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, बिल्कुल सही है। 1921 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, बिल्कुल है पाकिस्तान में। आपको मिलेगा मंटोगुरु में जिला जो है वहाँ पे रावी नदी के बाएं तट पर आपको पंजाब वहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है, बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत है, इसीलिए आपका ये वाला गलत हो गया। फिर हड़प्पा के उत्खनन करता R.D. बनर्जी है। नहीं, मैंने अभी बताया कि R.D. बनर्जी आपका कोई किस चीज़ का किया है इन्होंने? R.D. राखलदास बनर्जी, जिसका फुल फॉर्म है ये है मोहनजोदारो के किया है इन्होंने। ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका केवल 1 और 2 होगा। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। मैंने 1 घंटा के अंदर पूरे 100 प्रश्नों को ख़त्म करवाने का प्रयास किया है। आपको इसी डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ बाकी जो भी डेवलप जो भी आपको यूट्यूबर मिलेंगे वो मिलेंगे, और उनके द्वारा बहुत सारे वीडियो डाले गए होंगे और एक ही चीज़ को उन्होंने 50 बार बताया होगा, लेकिन मैंने इसमें नए नए फैक्ट डाले हैं और मेरे से जितना बन पाया है मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। आप इतना भी करके अगर डेली अगर 100 भी करके जा रहे हैं टेस्ट, आपका ADO सिलेक्शन GS में तो कम नंबर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। मैंने आज से वीडियो डालना चालू किया, मैंने बहुत से एग्ज़ाम किए, क्रैक किए हैं, और उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और बेनिफिशियल होगा। आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। आपको ये कैसा लगा सेशन? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और अगर आपको ऐसा ही सेशन डेली चाहिए, मैं इसको डेली बेसिस पर डालूँगी। मैं अपने तरफ से आपको सिलेक्शन करने का, पूरा सिलेक्शन पक्का करवाने का कोशिश करूँगी। अभी आपके हाथ में है कि आप वीडियो पूरा देखें। मैं 1 घंटे के अंदर में आपको 100 प्रश्न कहीं नहीं मिलेंगे। मैं ऐसे कम समय में, अगर आप 2 के स्पीड से भी देख रहे हैं तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। यानी कि 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो आप इसको 30 मिनट के अंदर 2 के स्पीड से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और आप सोचिए कि डेली अगर आप 30 मिनट भी मुझे दे रहे हैं तो आप उसमें आपका कीमती जो समय है आप मुझे 30 मिनट भी देंगे, मैं उसके लिए बहुत रहूँगी। और आप खुद बताइएगा कि हाँ मुझे इससे फ़ायदा हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें अंत तक। ज़रूर ऐसे ही अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा हमें। धन्यवाद।